नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष? विशेष हर रोज़ आज कल एक ही बात है, वो है महंगाई। महंगाई में ज़ोरदार उछाल और लोगों का है बुरा हाल। हर सेक्टर अपनी महंगाई के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आ रहा है। दाल सब्जी खरीदने जाओ तो 500 का नोट कब गायब हो जाता है पता नहीं लगता। फल सब्जियों ने हाहाकार मचाया हुआ है तो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इस बीच छोटे छोटे नींबुओं ने भी महंगाई की मार झेली है, जो महंगाई के मामले में फल सब्जियों से 4 कदम आगे हैं। ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक है। इस महंगाई को लेकर लोगों की जुबान से एक ही बात निकल रही है, हाय रे महंगाई। दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और जिसके चलते आम जनता परेशान हो रही है। लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज होगा? नहीं मैनेज हो रहा है अभी। गेटिंग वेरी डिफिकल्ट डे बाय डे। एक हफ्ते में 12 रुपए बढ़े हैं। टू मच अनमैनेजेबल, अनइमेजिनेबल। पेट्रोल का तो समझ में आता है, साथ साथ में गैस का भी भाव बढ़ रहा है, तो कैसा करेंगे उसको मैनेज? बिल्कुल। और वो हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ रही नहीं है। अब देखिए, पिछले कई महीनों से पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। ये जो देश अभी जा रहा है वो मोस्टली हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे जा रहा है, रादर देन ये ग्रोथ की साइड से। अगर ग्रोथ पे देखें तो महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतना ग्रोथ कर पाएगा। सब्जी और ये सब चीज़ों के रेट हैं जो बेसिकली हर कोई लेता है, वो उस चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा है। महंगाई अब गवर्नमेंट ऐसी है कि गवर्नमेंट पता नहीं किस हिसाब से कर रही है। जो आदमी पहले 50 रुपए का सामान खरीदता था, आज वो सिर्फ 30 रुपए का सामान खरीद रहा है। नींबू ही नहीं, बाकी की सब्जियां भी महंगी हुई है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में सीधा असर खेती पर पड़ता है और उसका असर दिख रहा है कि किस तरह से जो महंगाई है वो अपने चरम पर है। सब्जी तो मैं कोपर करने से इस तरफ आया, सुना इधर एपीएमसी मार्केट में सस्ती सब्जी मिलती है, ये तो वहाँ से भी ज़्यादा भाव बता रहे हैं। कैसे है केजी के भाव पे? 250 रुपये किलो। 250 केजी। हाँ। और एक महीने पहले क्या भाव थे? 40 रुपये किलो। 40 से यानी कि 6 गुना ज़्यादा बढ़ गए। हाँ। कहते थे कि नींबू और मिर्ची ये जो है ये नज़रें बचाती थी किसी चीज़ को, लेकिन आज के टाइम में नींबू और मिर्ची पर कोई नज़र लग गया है। अभी 44 ईयर्स में पहली बार ऐसा हो गया, कितना नींबू का रेट हो गया। नहीं तो 80 से लेके 120 तक होता था। 5-6 रुपये हमको गिरता नींबू, तो हम 30 के 4 बड़ा नींबू 50 के 6 बेचते हैं। हाँ, बहुत दुकानदार कम, कितना दुकान बंद कर दिया महंगा के कारण। सर, फलों के रेट कितने बढ़े हैं पिछले कुछ हफ्ते में? किलो में 10-15 रुपये बढ़ गए। चलिए, हमारे एक दर्शक ने बड़ी अच्छी बात कही, जहाँ पे बात हो रही थी कि नींबू और मिर्ची से आम तौर पे इस्तेमाल होता था बुरी नज़र बचाने के लिए, लेकिन अब आम आदमी नींबू के जो भाव है उनको देख के नींबू से नज़र बचा रहा है। लेकिन ये हाल केवल फलों का नहीं, सब्जियों का नहीं, सीएनजी का भी है और ये हाल जारी है, क्योंकि सीएनजी में आज भी बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ श्वेता जुड़ रही हैं। ईंधन के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और जिसके चलते आम जनता परेशान हो रही है। इस वक्त हम सीएनजी स्टेशन पर मौजूद हैं और आसपास की भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब लोग कितना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 12 रुपये बढ़ चुके हैं, जिसके चलते अब लोग इतने परेशान हो गए हैं। 2 दिन में 5 रुपये बढ़ाए गए हैं। कहाँ पहले प्राइस 67 रुपीज़ था, अब वो 72 रुपये हो गया है। कुछ लोगों से बात करके यह भी जानेंगे कि उनका बजट इस वक्त किस तरीके से मैनेज हो रहा है। लेकिन कई बार लगातार लोग हमसे यही बताते आ रहे हैं कि एक हफ्ते में 12 रुपया बढ़ जाना उनके लिए बजट कंस्ट्रेन कुछ कम बात नहीं है, जिसके चलते अब काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि उनके हिसाब से ये प्राइस कब और कैसे वो मैनेज कर पाएंगे। लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज होगा? नहीं मैनेज हो रहा है अभी। गेटिंग वेरी डिफिकल्ट डे बाय डे। एक हफ्ते में 12 रुपए बढ़े हैं। टू मच
It's too much, unmanageable, unimaginable. पेट्रोल का तो समझ में आता है, साथ साथ में गैस का भी भाव बढ़ रहा है, तो कैसा करेंगे उसको मैनेज हम लोग? बिल्कुल। और वो हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ रही नहीं है। कोरोना का टाइम है, ना सैलरी बढ़ रही है ना कुछ हो रहा है। पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ते जा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है हमसे। फिर भी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? जी। टू मच, अनमैनेजेबल, अनइमेजिनेबल, ये कहा हमारे जब श्वेता ने बात करी लोगों से, ये जवाब आए। लेकिन आगे कैसा चलेगा? क्या अब इससे हमें समझौता कर लेना चाहिए, या हो सकता है अच्छे दिन आने वाले हैं, या और बुरे दिन आ सकते हैं? सब हर चीज़ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, विजय सरदाना जो कि एग्री इकोनॉमिस्ट हैं, और नरेंद्र तनेजा जो कि एनर्जी अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। विजय सर, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। बड़ी अच्छी बात, जब मंडी में हमारे यहाँ हमारी एक संवाददाता गए तो उन्होंने कहा कि नींबू मिर्ची जो थी वो इस्तेमाल होती थी अक्सर की नज़र बचाने के लिए, लेकिन अब नींबू से लोग नज़र बचा रहे हैं। ये कब तक चलेगा और इसके वजह क्या दिख रही है आपको? देखिए, बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। सबसे पहले तो हमें मानना चाहिए कि इस देश में महंगाई का असर सबसे ज्यादा हर एक के किचन में पड़ता है, हर आदमी पे पड़ता है। अब रही बात कि महंगाई के कारण क्या है, इसमें 3-4 बातें हैं जो हमें देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसके सुझाव क्या है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं दोनों बातें आपसे चर्चा करूंगा, मेरे को 1 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब जब पेट्रोल और डीजल, जिसको फ्यूल बोलते हैं, जब उनके दाम बढ़ते हैं, तो जितने लोग वैल्यू चेन में हैं, चाहे वो ट्रेडर है, दुकानदार है, होलसेलर है, कमीशन एजेंट है, हर आदमी उसका फायदा उठा के अपनी तरफ से 2-4 रुपए जोड़ देता है कि देखो साहब, तेल के दाम बढ़ गए इसलिए 5 रुपए बढ़ गया। हमारे यहाँ पे खेत से लेकर आपके घर तक सब्जी आने में अगर 8-10 लोग जुड़ते हैं, उदाहरण नींबू का लीजिए, कोई कारण नहीं है। इस पे आप लोगों को एक स्टडी करनी चाहिए कि जो 300 रुपए नींबू के अब दिल्ली में, या 200 रुपए नींबू दिल्ली में दे रहे हैं, नींबू के किसान को कितना मिला, और उसमें एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस गांव से दिल्ली तक कितनी थी आज के पेट्रोल के रेट पे, तो बीच का पैसा कहाँ गया, कौन उस पैसे को दबा के बैठ गया। इस पे मीडिया को बहुत डिटेल में चर्चा करनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि कहां कहां पे खड्डे हैं और क्या बदलाव की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि इसका कैसे इंतजाम होगा, निश्चित रूप से जितने ज्यादा लोग आपके वैल्यू चेन में जुड़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि इन्फ्लेशन में हर आदमी को इन्फ्लेशन है, छोटा दुकानदार के लिए भी महंगाई है, बड़े के लिए भी है, कमीशन एजेंट के लिए भी है, ट्रांसपोर्टर के लिए भी है, मजदूर के लिए भी है, लोडिंग अनलोडिंग वाले सबके लिए महंगाई है। हर आदमी अपनी अपनी तरफ से थोड़ी और महंगाई जोड़ देता है, तो दाम जहां पे 10 रुपए बढ़ने चाहिए थे, वहां 30, 40, 50 रुपए किलो बढ़ जाते हैं, जो आज हमें दिख रहा है। अब इसको रोकने का तरीका क्या है? रोकने के 2 तरीके हैं। पहली बात तो हमारे खासकर जो फल और सब्जी हैं, हमारे पास आज तक इस बात का आंकड़ा नहीं है 75 साल में इस देश में कि हिंदुस्तान में टोटल नींबू की खपत कितनी होती है। आपने कहीं कोई आंकड़ा देखा? आज तक कोई आंकड़ा नहीं है। हम लोग प्रोडक्शन का आंकड़ा देते हैं कि इस देश में नींबू कितना होता है, प्याज कितना होता है, आलू कितना होता है, लेकिन ये कहीं आंकड़ा नहीं है इस देश में कि फल की, खासकर एक एक अगर हम बात करें कि नींबू की डिमांड कितनी है, प्याज की डिमांड कितनी है, आलू की डिमांड कितनी है। जब आपको डिमांड नहीं पता, आप सिर्फ प्रोडक्शन का डेटा दे रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, अब वो सही है या गलत उसकी अलग चर्चा है, लेकिन जब आपको डिमांड सप्लाई मिसमैच के बारे में पता ही नहीं, तो उसका असर हमें फिर इन्फ्लेशन में देखने को मिलता है, जिसको हम महंगाई बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अगर डिमांड और सप्लाई में हर 2 महीने बाद इस तरह की अगर महंगाई आती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्लानिंग में गड़बड़ है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, और वो इसलिए प्लान नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास कोई बाजार को नापने का उन्होंने कोई सिस्टम बनाया ही नहीं। तो सब भगवान भरोसे चल रहा है, और इसीलिए आज कंज्यूमर को यहाँ पे महंगाई झेलनी पड़ रही है। हाँ, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कह सकती है कि जी हमारे पास एग्रीकल्चर प्लान है, तो मेरा निवेदन है कि जनता को दिखा दें क्या प्लान है। इस देश में नींबू की डिमांड कितनी है हमें जानना है। प्रोडक्शन आप कह दोगे कि 1 मिलियन टन 2 मिलियन टन है, अगर डिमांड 4 मिलियन टन है तो 2 मिलियन टन कहां से आएगा? महंगाई तो अपने आप हो जाएगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये आंकड़े मिसिंग है, मैंने तो आज तक नहीं देखे।
किसी के पास हो तो मैं बहुत अच्छा खुशी होगी मुझे वो जानने की और देखने की। पहला सवाल। अब दूसरा सवाल है कि इसको मैनेज कैसे करें। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज की, दुबई की, कुवैत की, सऊदी की। वहां कोई खाने की चीज पैदा नहीं होती है जितनी आबादी है और जितनी डिमांड है, लेकिन वहां पे इस तरह से महंगाई भी नहीं बढ़ती है। तो वहां ऐसे कौन से कानून हैं, उन्होंने वो कैसे मैनेज किए कि आम आदमी को खाने की चीजें, चाहे वो दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे जद्दा हो, चाहे ओमान हो, चाहे बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो, जहां खाना पैदा होता ही नहीं, फिर भी इन्फ्लेशन इतना नहीं होता जितना हिंदुस्तान में हो जाता है। तो कैसे उन्होंने कानून बनाए, कैसे अपने सिस्टम को मैनेज किया, किस पे क्या पाबंदी लगाई, क्या सिस्टम उनके थे, क्या हमें सीखना नहीं चाहिए? क्योंकि जब तक हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में जमीन उतनी ही है, हर साल आबादी बढ़ रही है, तो जो पॉपुलेशन प्रेशर है, फिर साथ में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एनर्जी के कॉस्ट है, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो इन्फ्लेशन आप आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए हर 2-3 महीने बाद आपको किसी ना किसी सब्जी के ऊपर, दाम के ऊपर परेशानी होती है। नरेंद्र सर, मैं आपके पास आऊँगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे जो जड़ है हर चीज़ की, जहाँ भी हम महंगाई देखते हैं, सब कहते हैं साहब पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ चुके हैं। मैं पेट्रोल डीजल के दामों पे तो आपके पास आऊँगा ही आऊँगा, और कैसे उसको सरकार क्या उसमें कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए। पर सबसे पहले मैं क्रूड के दाम के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। पहले बात हुई थी कि रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी शुरू हुआ है, इसलिए इन्फ्लेशन है, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। उसके बाद लगा कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब सही हो जाएगा। आखिर कब तक हम देखेंगे कि जो क्रूड के दाम है वो इस स्तर पर रहेंगे, और क्या कोई राहत मिलने की संभावना है हमें क्रूड के दामों में? डीजल पेट्रोल जो सरकार के हमें मिलते हैं उस पर मैं आपके पास आऊँगा ही आऊँगा। नहीं, देखिए, क्रूड के जो दाम बढ़े हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ ही रहे हैं वो। उसके कारण यूक्रेन खाली कारण नहीं है। अगर आप उसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 4 साल से जब से रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई, तो ये कोल ऑयल सेक्टर को काफी डिमोनाइज करा गया। ये कहा गया कि भाई ये तो बहुत गंदा होता है, इससे पोल्यूशन होता है, इससे डर्टी फ्यूल, इसको हटा देना चाहिए और इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, इसके शेयर्स नहीं लेने चाहिए। यूरोप वगैरह में तो, अमेरिका में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाने लगा कि अगर आपके पेरेंट्स ऑयल कंपनी में काम करते हैं तो घर पे जाके इसका विरोध करिए, रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि ये ऑयल सेक्टर वर्ल्ड ओवर, और ये अंडर इन्वेस्टेड है। इसमें जितना इन्वेस्टमेंट होना था वो नहीं हुआ। अगर कुछ वैज्ञानिक और कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है लगभग $2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इसमें जो होना था वो नहीं हुआ। तो लिहाजा क्या हुआ, धीरे धीरे कीमतें ऊपर जानी थी, क्योंकि रिन्यूएबल तो बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो तेल का विकल्प हो जाएगा ओवरनाइट या 2 साल में या 3 साल में, ये तो होने वाला नहीं है। उसमें तो बहुत लंबा समय लगने वाला है, लेकिन उसकी वजह से अंडर इन्वेस्ट हुआ। दूसरा सबसे बड़ा कारण कोविड के टाइम में वो तमाम कंपनियां जिनका कैपेक्स एक्सप्लोरेशन का, मतलब नए तेल के भंडारों को खोजना, उनको फिर उत्पादन में लाना, वो पूरा साइकिल 7 से 8 साल का होता है। तो उसके अंदर कोविड टाइम में तमाम कंपनियों ने क्या हुआ, क्योंकि उनकी सेल कम हो गई, पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल की सेल कम हो गई, तो एक समय कीमतें तो कहाँ पहुंच गई थी, पूरी दुनिया इसको जानती है। उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। सरकारी कुछ कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट चलाती रही, लेकिन दुनिया की तमाम और कंपनियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। तो वो फिर बहुत, जो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, जो जड़ है, जो मूल है तेल का, वो अंडर इन्वेस्टेड है आज की तारीख में। तीसरा, उसके बाद यूक्रेन का युद्ध आया, और यूक्रेन का युद्ध क्या था, वो तो तेल के खिलाफ युद्ध बना दिया गया। तो तेल को वेपनाइज कर दिया गया कि तेल पे सैंक्शन लगा दो, रूस का तेल कोई नहीं लेगा, अमेरिका से लो तो ले सकते हैं। जिन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया उनको भी कहा, भारत को भी जो है पूरी दुनिया टोक रही थी, खासतौर से पश्चिम, वहां से तेल मत लीजिए वगैरह वगैरह। तो ये 3 बड़े कारण हैं। जब इसको लेकर के ऑयल सेक्टर इतना सेंसिटिव होता है, जरा सी बात को लेकर के, खासतौर से जियोपॉलिटिक्स को लेके, कि जरा सी बात हो तो तेल की कीमतें एकदम ऊपर जाती हैं। और पिछले 3 महीने में जब से यूक्रेन युद्ध जो हुआ, उससे पहले भी हमने देखा तेल की कीमत ऐसे नहीं बढ़, पारे की तरह ऊपर जा रही थी एकदम। और वो अभी स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, थोड़ी शांति वहां लग रही है, लेकिन क्या होगा आगे कहना मुश्किल है। लेकिन अगर यूक्रेन का समझौता हो भी जाता है, उसके बावजूद रूस पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। पूरी दुनिया में जो एक इकोनॉमिक शीत युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ अमेरिका, पश्चिम के देश हैं, दूसरी तरफ रूस और चीन है। तो ये जो इकोनॉमिक कोल्ड वॉर है, इसका सबसे बड़ा असर जो है वो तेल पर पड़ रहा है ऑलरेडी, और ये लंबे समय चलने वाला है। तो क्रूड ऑयल जो है आने वाले समय के अंदर बहुत सस्ता हो जाएगा, मुझे नजर नहीं आता। लेकिन ये फैक्टर थोड़े स्टेबलाइज हो जाए तो हम जो है
$90 से लेकर के और $112 की जो रेंज है, हम इसके आसपास तेल को देख, कभी 90 पहुंच जाएगा, कभी 95, कभी 110, 12 और कभी 120, इस तरह की रेंज चलने वाली है ये। और हम सोचें कि सस्ता तेल हो जाएगा, वो युग चला गया। ऑयल अंडर इन्वेस्टेड है और आम उपभोक्ता को उसकी जो खामियाजा वो उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, इंडस्ट्रियल हो, बड़े इंपोर्टर इंडिया चाइना हो, वो भुगतना पड़ेगा। चलिए विजय सर, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक बार सब्जियों की महंगाई के बारे में भी। सब्जियों की महंगाई कैसी है, इसका जायज़ा लिया मेरे सहयोगी विश्वमोहन ने नवी मुंबई के रिटेल मार्केट में जाकर। देखिए क्या चल रहे हैं भाव इस समय। महंगाई की मीटर कहाँ जा रही है, क्या है ग्राउंड की रियलिटी, वो जानने के लिए हम खड़े हैं नवी मुंबई के एक रिटेल मार्केट में। सब्जियों की क्या महंगाई चल रही है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक रिटेल कारोबारी भी है। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश गुप्ता। सर, आप रिटेल कारोबारी है सब्जियों के? रिटेल। सर, किस तरह की महंगाई और किन किन सब्जियों में महंगाई आई है? सब में महंगाई अभी। कौन सी? भिंडी कितने रुपए किलो है? 50 रुपये। गोभी? गोभी 60, 50। और करेले कितने रुपए किलो? 60 रुपये किलो। और टमाटर? टमाटर 30 रुपये किलो। ठीक है, टमाटर की महंगाई कम है, बाकी सब्जियों की महंगाई कितनी बड़ी है? पिछले हफ्ते से ज़्यादा बढ़ी अभी। ओके। इनका कहना है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले सब्जियों की महंगाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनके दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन ज़्यादातर सब्जियों के दाम अब तेज़ी से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। नींबू की महंगाई किस तरह से बढ़ी है, आइए जानते हैं। रिटेल कारोबारी है, क्या नाम है आपका? सचिन साहू। सर, ये नींबू कैसे है केजी के भाव पे? 250 रुपये किलो। 250 केजी। हाँ। और एक महीने पहले क्या भाव थे? 40 रुपये किलो। 40 से यानी कितना, 6 गुना ज़्यादा बढ़ गए? हाँ। अभी हम होलसेल में आ रहे थे तो उन्होंने 3 गुना बढ़ाया और रिटेल में आते आते 6 गुना बढ़ गया। हाँ। क्यों बढ़े हैं, क्या वजह है बढ़ने? माल आ नहीं रहा। माल कम आ रहा है। हाँ। सर, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ा है, आप लोगों को लाने ले जाने का माल भाड़ा भी बढ़ा है क्या? हाँ। और इंग्रेडिएंट्स में मिर्ची और अदरक के दाम किस तरह से चल रहे हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? भागीरथी साहू। सर, मिर्च और अदरक के दाम में क्या बढ़ोतरी हुई है या ये कम हुए? नहीं, अभी तो बहरहाल 2 दिन से बाजार कम हुआ है। 2 दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाव था। तो अभी रिटेल में मिर्ची के भाव क्या है? अभी तो 600 रुपये बहरहाल बाजार चल रहा है इसका। 600 रुपये क्या? 10 किलो। 10 किलो का, यानी 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। ओके। और रिटेल के भाव है 60 रुपये? नहीं, रिटेल में तो बोलेगा तो अभी 60 रुपये 70 रुपये किलो, ऐसे 20 रुपये 35 का। अदरक के दाम में तेजी आई है? नहीं, ये तो एकदम गिरावट है इसका। 30 रुपये 40 रुपये है बाजार। हाँ, तो 15 रुपये 20 रुपये पाव बेच रहा हूँ। किचन के लिए सबसे ज़रूरी सब्जी आलू और प्याज होती है, उसके भाव क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक रिटेल कारोबारी है। ये आलू का भाव क्या चल रहा है भैया? 30 रुपये किलो। और प्याज का? प्याज का 25-30, क्वालिटी के ऊपर। ओके, क्वालिटी के हिसाब से। पिछले कुछ दिनों में क्या भाव में तेज़ी भी आई है आलू प्याज में? आलू में आई है, प्याज में नहीं। प्याज वही थी। सब्जियों की महंगाई को लेकर ग्राहकों का क्या रिएक्शन है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुणाल भगत नाम है मेरा। सर, सब्जी महंगी लग रही है या वही भाव है? नहीं, सब्जी तो मैं कोपर करने से इस तरफ आया, सुना इधर APMC मार्केट में सस्ती सब्जी मिलती है, ये तो वहाँ से भी ज़्यादा भाव बता रहे हैं। सर, पिछले कुछ हफ्ते पहले जिस भाव पे आप खरीदे, क्या उससे अब ज़्यादा दाम हो गए हैं? काफ़ी ज़्यादा दाम हो गए। नींबू का प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। और मैं सब्जी अपने घर का खुद लाता हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ है। करेला 60 रुपये किलो बता रहे APMC में, वहाँ 80-90 है। ओके। सो सब्जियों का भाव तो काफ़ी बढ़ गया है। ओके, काफ़ी, यानी इनका कहना है कि काफ़ी सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ और ग्राहक हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं क्या? बढ़ गया। कितने बढ़ गए हैं? अरे बहुत बढ़ गया सर। पिछले 3-4 हफ्ते पहले जो भाव ले रहे थे उससे कितने बढ़ गए हैं? बहुत बढ़ा है। ओके, चलिए एक और ग्राहक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। सर, सब्जी के दाम बढ़े हैं क्या? बहुत। कितना बढ़ गए हैं? बहुत। पिछले 2 हफ्ते पहले अगर मतलब लिटरली 15-30 रुपीज़ का फ़र्क है। ओके, यानी 15 से 30 रुपए तक का किलो के हिसाब से फ़र्क है, ऐसा इनका मानना है। भैया सर, आपके पास आता हूँ मैं। आपने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं विश्वमोहन की बात में निकल के आई कि होलसेल में अगर दाम 4 गुना बढ़े थे तो रिटेल में आते आते वो 6 गुना बढ़ गए, जो नींबू के बारे में बात कर रहे थे। और ये बात आपने भी कही। और नरेंद्र सर ने तो कह दिया है कि बहुत ज़्यादा क्रूड के दाम अगर और गिरेंगे उस पर ज़्यादा उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से रास्ता क्या है? क्या सरकार का किसी प्रकार का इंटरवेंशन होना चाहिए? जो आपने कहा कि जो मिडिल मैन ने और पैसा बना रहा है वहाँ पे किसी प्रकार का इंटरवेंशन हो? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ऐसा है
कि जब आपको पता है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट है, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के आसपास है और हर आदमी को रोज खाना खाना है। अगर पूरा पैसा आदमी खाने पे लगा देगा तो जो बाकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, अब वो स्टेशनरी कैसे खरीदेगा, स्कूटर कैसे खरीदेगा, कपड़े कैसे खरीदेगा, कारें कैसे खरीदेगा, आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म कैसे होगा, हॉस्पिटल का खर्चा कैसे उठाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका, इसीलिए फूड इन्फ्लेशन को हम हमेशा कंसर्न क्यों मानते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस है। अगर एसेंशियल सर्विसेज महंगी हो जाती हैं तो जो डिस्क्रिशनरी इनकम है, जिसके भरोसे पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और जिससे सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, उन चीजों में जीएसटी भी ज्यादा होता है, बाकी टैक्स भी ज्यादा होते हैं, वो भी जब उनकी डिमांड कम होगी तो सरकार का रेवेन्यू भी घटता है। और जब सरकार का रेवेन्यू घटेगा तो या तो आपके डेवलपमेंट में फर्क आएगा या आपको उधार लेना पड़ेगा और उससे फिर आर्थिक स्थिति फिर और बिगड़ने लगती है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, सिंपल आंसर नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन सब कुछ बाजार पे छोड़ देना जब शॉर्टेज हो और जब आपको अपर्याप्त रूप से इस समय जो स्थिति चल रही है, चाहे यूक्रेन के कारण हो, चाहे कोविड के कारण हो, चाहे और भी कोई कारण हो, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। जब एबनॉर्मल सिचुएशन होती है तो आपको स्पेशल मेजर्स लेने पड़ते हैं। आप एबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर नॉर्मल तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए सरकार को एक गहन चिंतन करना चाहिए कि हम इस देश में क्या सुधार करें। और दूसरी बात, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, खासकर जो पेरिशेबल्स है, फल सब्जियों की जब हम बात कर रहे हैं, आप देखेंगे शायद गेहूं के दाम इतने ना बढ़े, चावल के इतने ना बढ़े, दालों के शायद इतने ना बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसका प्रोडक्शन है। लेकिन या तो हम चीजें जो आयात कर रहे हैं, चाहे वो खाद्य तेल है, चाहे वो क्रूड है, उसमें आपको पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। और जो आपके पेरिशेबल हैं, जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते, आज आप पालक अगर पैदा कर रहे हैं तो आप उसको कहाँ स्टोर करेंगे? अगर आज आप हरी सब्जियां पैदा कर रहे हैं तो आप उसको कहाँ स्टोर करेंगे? आप कर नहीं सकते, क्योंकि हर चीज स्टोर नहीं भी हो पाती है। ये सब चीजें हमें समझ के कानून और पॉलिसीज बनानी चाहिए, नहीं तो आम आदमी की अगर दिक्कतें बढ़ती हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट में इफेक्ट आता है, बाकी चीजों में दिक्कतें आती हैं, जो किसी भी राजनीतिक दृष्टि से और भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिए वो उचित नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को सिंगापुर से या थाईलैंड से या मॉरिशस से, छोटे देशों से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमें यह भी सोचना होगा कि चाइना ने अपनी आबादी को कैसे मैनेज किया, वहां इन्फ्लेशन कैसे मैनेज होता है। तो जो बाकी देशों के एक्सपीरियंस हैं, हमें उनसे भी सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें लगे कि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट में अगर वो काम हो रहा है और उससे इन्वेस्टमेंट में और इंटरप्राइज में फर्क नहीं आ रहा है, तो सीखने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि इस समय भारत की जो स्थितियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, आम आदमी पे जरूरत से थोड़ा बहुत बोझ पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन एक, जिसे कहते हैं, एक लिमिट के आगे फिर चीजें पेनफुल हो जाती हैं। उस पेन को कम करने के लिए सरकार को निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए, और अगर कानून और पॉलिसी भी बदलनी पड़े तो उसके लिए भी सरकार को तैयार होना चाहिए। जी जी, नरेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पे। एक, जैसे मैंने कहा था, पहले क्रूड की बात कर रहे थे हम, चलिए क्रूड पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से अब दाम बढ़ रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी में किस प्रकार की छूट देनी चाहिए सरकार को? क्योंकि अब तो बिल्कुल जो तेल है वो वहाँ क्रूड ऑयल से तो निकल ही रहा है, वहाँ पे हम इंसान का भी तेल निकल जा रहा है तेल डलवाने में। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये सब एक ही चीज होती है। गैस अलग नहीं होता, मॉलिक्यूल एक ही होता है। ये सब की कीमतें जो हैं वो आम आदमी के लिए उसके बजट पे थोड़ा भारी पड़ रही हैं और उनको परेशानी हो रही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहस की गुंजाइश भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी नरम हुई हैं, हालांकि आप देखते हैं कि नरम हुई है, सुबह नरम थी, फिर वो $1.5 ऊपर चली गई। जैसे मैंने कहा, ये तो ऊपर नीचे चलेगा लंबे समय तक, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे लगता है कि इस पर राजनीति ना करते हुए जो सारे स्टेट्स को भी और केंद्र को मिल करके बैठना चाहिए मेज पे कि भाई आम आदमी को और आम उपभोक्ता को कैसे राहत दें, क्योंकि राहत तो देनी पड़ेगी। अब एक्साइज केंद्र जो है उसको थोड़ा विचार करना होगा, उसको कम करना चाहिए मुझे लगता है, और राज्यों के भी उसी अनुपात में वो कम करना चाहिए। और राज्य सरकारें तमाम जो अपना टैक्स लगाती हैं वो एड वैलोरम लगाती हैं, परसेंटेज पे लगाती हैं। मुझे लगता है
वो करेक्शन भी अगर हो जाता है उससे भी आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। अभी ये है कि जो रिफाइनरी पे गेट पे कीमत होती है पेट्रोल डीजल की, उस पर एक्साइज लगता है और उसके ऊपर प्रतिशत के हिसाब से राज्य अपना टैक्स लगाती है। एक्साइज को जोड़ने के बाद ये कैसा अर्थशास्त्र है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पेट्रोल डीजल पे आप लगाए, राज्य अपना टैक्स लगाए, केंद्र अपना लगाए, समझ में आता है, लेकिन केंद्र का टैक्स लग जाए उसके बाद उसको भी शामिल करके राज्य सरकारों को टैक्स लगाना, ये किस तरह का अर्थशास्त्र है, ये तो मुझे अभी आज तक समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आने वाले समय में कच्चा तेल तो सस्ता होने वाला है नहीं, और दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी ऑयल इकोनॉमी है, लंबे समय तक ऑयल इकोनॉमी रहने वाली है, तो ऑयल का अभी कोई विकल्प हाल फिलहाल नहीं है। और अगर हमें अपनी चाहते हैं हमारी ग्रोथ जो 8% 9% होती रहे और आम आदमी को कहीं ना कहीं राहत मिले, तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करना पड़ेगा कि एक्साइज जो है और साथ में जो और टैक्सेस हैं इनको राशनलाइज करना पड़ेगा। कुछ लोगों का होता है कि सिल्वर बुलेट है, जीएसटी के अंडर ले आओ, जीएसटी में कोई राज्य राजी नहीं होगा, कोई राजनीतिक दल राजी नहीं होगा, बाहर वक्तव्य क्या देते हैं आप उनको छोड़ दीजिए। तो जीएसटी में लोग ये मान के चलते हैं फिर मैक्सिमम टैक्स 28% हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो 28 से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एकाएक निर्भरता राज्यों की या केंद्र की कम नहीं हो पाएगी। तो पहले टैक्स राशनलाइजेशन करिए, एक रोड मैप लाइए टैक्स राशनलाइजेशन का, पूरे देश के साथ शेयर करिए, 100% पारदर्शिता लाइए उपभोक्ता के लिए, कभी कितने का तेल लाते हैं, कितनी रिफाइनिंग कॉस्ट है, कितनी ट्रांसपोर्ट, वो सारा जो आम, जिससे उपभोक्ता जो है वो समझ सके। और दूसरी सबसे अहम बात, जब पेट्रोल और डीजल को हमने डी कंट्रोल कर दिया, मतलब बाजार के हवाले कर दिया है, तो उसमें सरकारों को चाहे केंद्र हो या राज्य को हट जाना चाहिए, और ये कुल मिलाकर के कंपनियों और उपभोक्ता के बीच में होना चाहिए, जिससे कंपनियों उनमें आपस में संवाद हो। और जब तेल की कीमत ऊपर बढ़े तो ठीक है, समझ में आएगा तेल ऊपर चला गया, नीचे हुए तो आम उपभोक्ता को भी समझ में आएगा। और साथ साथ जो जैसे मैंने कहा कि ये एक आम उपभोक्ता का विश्वास जीतना जरूरी है। और मैं क्विकली में एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, सरदाना साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया कि ये जो चीज समझ में नहीं आती है, तो आमतौर से क्या होता है, महंगाई में बोल दिया जाता है तेल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। आप लोग भी जो पत्रकार हैं, बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को जाकर के भी देखना चाहिए कि नींबू की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, जैसा सरदाना साहब ने कहा, कितने पड़ाव बीच में आए और उन पड़ावों में क्या हुआ, उस पर रिसर्च, मार्केट में जाके कैमरा लगाना आसान काम है, उस पर रिसर्च करके कि भाई डीजल का कितना कंट्रीब्यूशन है, बीच वालों का कितना है, लॉ एंड ऑर्डर का कितना है, बीच में कौन कौन लोग शामिल है, राज्य सरकार कहाँ लापरवाही, केंद्र सरकार का, ये तहकीकात करके देना चाहिए। जो इजी रिपोर्टिंग है उसको थोड़ा परहेज करना चाहिए उससे। जी नरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप दोनों के जो सजेशंस हैं उनको हम लेंगे और इस बारे में और चर्चा भी करेंगे, इस रिपोर्ट को भी लेके आएंगे सामने। लेकिन